Hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your studies. As you know, yesterday I have discussed with you a very important topics of environment and ecology. That is ecological succession. That is ecological succession. ठीक है, थोड़ा सा ना 2 मिनट में आपकी लूँगा इसमें। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने आपको कहा था कि एक अगर कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल कम्युनिटी। लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक स्टेबल या एक मैच्योर कम्युनिटी जो है वो डेवलप न हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें आपको बताई थी इसके स्टेजेस, 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे इसके, आपको पता ही है। पायोनीर वाला, पायोनीर कम्युनिटी। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था सीरीज़, और थर्ड आपको मैंने बताया था क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायोनीर में बताया था कि सपोज़ ये एक बेयर एरिया है, इसके बीच में सपोज़ ये कोई फ्रैक्चर है, ठीक है ना। तो अब इस फ्रैक्चर में सपोज़ आफ्टर 5, 10 या 20 ईयर्स के बाद अगर कोई कम्युनिटी, कोई स्पीशीज़ अगर ग्रो कर रही है, से मैंने आपको कहा था कि आपका लाइकन हो गया, माइक्रोब्स हो गया, मॉसिस हो गया, तो सपोज़ अगर वो ग्रो कर रही है जो फर्स्ट टाइम, मतलब जो प्लांट की स्पीशीज़ यहाँ पे कोलोनाइज कर रही है किसी बेयर एरिया पे, उसको हम बोलेंगे पायोनीर कम्युनिटी। एंड द लास्ट स्टेज जो होता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और इंटर बिटवीन द टू, जिसको हम एक लीडिंग स्टेज या जिसको हम सक्सेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, सक्सेशनल स्टेज जिसको बोलेंगे, वो था आपका सीरीज। तो ये था स्टेजेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद मैंने आपके साथ टाइप्स की बात की थी। देखिए टाइप्स मैंने आपको क्या बताया था कि एक होती है सपोज प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हो जाती है जो बिल्कुल बेयर एरिया पे, उसके बाद सैंड ड्यून्स पे, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि किसी रॉक्स पे अगर जो कम्युनिटी आके तो फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, और ये रिलेटिवली स्लोवर होती है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन मैंने आपको ये बताया था कि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ऑलरेडी एक डेवलपिंग कम्युनिटी, ठीक है ना, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के ऊपर ही डेवलप करती है। लेकिन इस एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो होती है ये समहाउ इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, आइदर पार्शियली और यू कैन से दैट कंप्लीटली ड्यू टू द मैन मेड और द नेचुरल डिजास्टर। मैंने इसमें आपको एग्जांपल बताई थी, सपोज ये आपके प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स जो हैं समहाउ अगर फायर वगैरह या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो अगर ये उस फायर के साथ जल जाते तो उस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स के बाद अगर कोई यहाँ पे कम्युनिटी ग्रो कर रही है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। और ये रिलेटिवली जो थी वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू योर प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद में मैंने कुछ आपको और बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, उसके बाद हिट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रेटर इन नंबर होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक सक्सेशन में मैंने आपको बताया था कि हिट्रोट्राफ्स जो होते हैं वो ग्रेटर इन नंबर होते हैं। हिट्रोट्राफ्स जो मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। उसके मैंने बाद आपको बताया था ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन आपको बताया था। एलोजेनिक सक्सेशन क्या था और ऑटोजेनिक जो होता है जो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है ना, मतलब कम्युनिटी के अंदर खुद ब खुद जो सक्सेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे ऑटोजेनिक। और एलोजेनिक हो गया कि जो ए बायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो सक्सेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी टर्म्स आपको बताई थी, जैसे हाइड्रार्क हो गया, जीरो सीर हो गया, ठीक है ना, उसके बाद सैमोसीर हो गया, ये सारी की सारी सीनाइल हो गया, ये सारी की सारी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपने वॉच नहीं किया वो वाला लेक्चर तो पहले जाके उसको वॉच कर लीजिए। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आता है, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग अ वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक। ये कुछ टर्म्स हैं लेकिन पेपर में हर बार देखने को मिलती हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चेक कीजिए तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में ही आएगा। पहला तो आपका जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन, और सेकंड आ जाएगा आपका होम्योस्टैसिस, HOMEOSTASIS, होम्योस्टैसिस, या फिर इसको बोलते हैं साइबरनीटिक्स, ठीक है ना, मैंने आपको कल ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इसको क्या बोलते हैं, साइबरनीटिक्स। अब देखिए होम्योस्टैसिस की जब हम बात करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। होम्योस्टैसिस एक्चुअल में होता है कि एक सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मतलब खुद को रेगुलेट करना, बाहर के या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना, अपने आप को मॉडिफाई करना, अपने आप को रेगुलेट करना, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। बिल्कुल वन वर्ड याद रखिए, सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी।
रेगुलेशन कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम होता है, दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें मतलब कोई भी इकोसिस्टम जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जो है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम को वो मेंटेन रखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, बस आपके लिए ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आपको देखने को भी मिलेगा। देखिए मैं अब आप इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मैंने आपको कहा कि सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी को ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। देखिए कभी भी आपने ऑब्जर्व किया कि व्हेन यू गेट शिवरी, ठीक है ना, व्हेन यू गेट शिवरी इन द कोल्ड, व्हेन यू गेट शिवरी इन द कोल्ड, आर स्वेट इन समर, आर स्वेट इन समर, प्लीज सुनिए, ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। मतलब ये हुआ, मैं इसको लेमैन लैंग्वेज की टर्म में समझाता हूं कि देखिए जब भी आप अगर कहीं सर्दी में, ठीक है ना, या कहीं हिल मतलब माउंटेन के टॉप पे गए हैं जहां पे स्नो है, तो देखिए वहां पे आपकी बॉडी जो है या आप जो है वो शिवरिंग करने लग जाते हैं। या फिर अगर आप समर डेज में अगर बाहर खेलेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करती है। तो दिस इज व्हाट होम्योस्टेसिस रूल जो होता है वो वहां पे आता है। सपोज आपकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, उसी को हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गेट शिवरी, SHIVERY, शिवरी ड्यूरिंग कोल्ड डेज, ठीक है ना, कोल्ड डेज, और यू कैन से दैट यू आर स्वेटिंग, ठीक है ना, यू आर स्वेटिंग। सपोज मैं लिख देता हूँ व्हेन यू आर प्लेइंग ड्यूरिंग अ समर डे, ठीक है ना। मैं अब चलो इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके लिख रहा हूँ तो उस हिसाब से, नहीं तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। ड्यूरिंग द समर डे, तो दैट इज व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, या दिस इज व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस। दिस इज ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन मैं यहाँ पे ही नहीं रखूंगा आपको, इसके साथ एक टर्म्स जो है वो और भी आती है, उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर, FORMER, कन्फॉर्मर, ठीक है। जब आपने होम्योस्टेसिस पढ़ा है तो आपको ये भी आना चाहिए। इसमें मैंने आपको कहा कि सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट करना, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना, ये है होम्योस्टेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को या इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन ना कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं कन्फॉर्मर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर। इसमें ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रेप्टाइल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं। तो मैं इसकी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं, तो देन यू वुड बी एबल टू, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स चल नहीं रहा, those organisms which you can say that cannot maintain, ठीक है ना, those organisms which cannot maintain a constant internal environment, ठीक है ना, a constant internal environment under varying एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस मतलब ये वर्ड आपके लिए की वर्ड है यहाँ पे, बस ये याद रखिए कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को वो है मेंटेन नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ ऑल द एनिमल, यू कैन से दैट कि ऑल एनिमल, ऑल भी नहीं लिखेंगे, मेजॉरिटी, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ये आ जाते हैं हमारे पास किसमें, कन्फॉर्मर में। तो ये दोनों टर्म्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको इकोसिस्टम सॉरी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, होम्योस्टैसिस पढ़ा दिया, और मैं पढ़ा रहा था आपको फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। उसमें जो थर्ड आ रहा है आपका, उसमें जो थर्ड आ रहा है वो है आपका एनर्जी फ्लो। कौन सा है आपका? एनर्जी फ्लो। इन माय प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो देखिए एनर्जी जो होता है ना, ये एक बेसिक सोर्स होता है, ये एक प्राइम सोर्स होता है फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो एनर्जी जो होता है, ये एनर्जी एक क्या होता है? प्राइम सोर्स होता है। ठीक है ना, प्राइम सोर्स होता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटी? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, डाइजेशन करती है, ठीक है ना, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, करती है, उसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो एनर्जी जो है ये प्राइमरी सोर्स है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनिजम्स प्ले करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। क्या करती है? हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है ना, टॉप कंज्यूमर्स। या आप ये बोल सकते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू, आप इसी को ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हैं कि फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि ये हमेशा ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है ना, UNIDI यूनी डायरेक्शनल है। ऑलवेज मतलब एनर्जी फ्लो करती है यूनी डायरेक्शनल में, मतलब वही फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सपोज यहाँ पे आपके, सपोज मैं मान लेता हूँ क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूसर से आपके पास आ गया ग्रास, सपोज जो अपनी खुद से फूड को प्रिपेयर करते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले सपोज आगे आपके हर्बीवोरस जो अपनी खुराक को खुद नहीं बनाते, अपनी फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि इनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो आप रैबिट ही मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप रैबिट ही मान लीजिए। अब रैबिट के ऊपर सपोज आ जाएगा आपका कोई कंज्यूमर, ठीक है ना, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर सपोज आ जाएगा आपका, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा आपका टर्शरी कंज्यूमर, उसके ऊपर आ जाएगा आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो ये जो एनर्जी यहाँ से इस डायरेक्शन में, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल एनर्जी जो होगी वो फ्लो करेगी, कभी भी यहाँ से इस नीचे वाली डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। ये मैं अभी आपको इसी लेक्चर्स में या इसमें अपकमिंग लेक्चर्स वाले में बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना, कि एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होती है, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती। ठीक है ना, नेवर फ्लो इन अ रिवर्स डायरेक्शंस। ठीक है ना, नेवर फ्लो इन अ रिवर्स डायरेक्शंस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के साथ आती है, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना, क्या आता है आपका? ट्रॉपिक लेवल। क्या आता है? ट्रॉपिक लेवल। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि सपोज ये ग्रास है, ठीक है, इसको खाने वाला सपोज आपका ग्रास हॉपर आ गया, इसको खाने वाला सपोज आपका लिजर्ड आ गया, लिजर्ड को सपोज खाने वाला सपोज मैं जस्ट ऐसे बात कर रहा हूँ हाक आ गया। ठीक है ना, हाक आ गया या ईगल आ गया। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का सपोज यहाँ पे ग्रास होपर आ गया, यहाँ पे लिजर्ड आ गया, तो ये कंप्लीट तो एक फूड चेन हो गई। मतलब ग्रास को इसने खाया, फिर लिजर्ड ने इसको खाया, ईगल ने इसको खाया, तो ये एक फूड चेन सपोज हो गई। तो एक फूड चेन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे लाई करता है, सपोज ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, सपोज ये यहाँ पे, सपोज ये प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका वही हर्बीवोरस आ गया, ठीक है ना, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, ये आपका सपोज टर्शरी आ गया। तो कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे लाई करता है उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल। और इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड, मतलब इनके बीच में, जैसे सपोज इसको इसने खाया, फिर इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ट्रॉपिक लेवल सिंपली कोई ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन से ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे करता है या यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम फिर।
देखिए अब जो अलग अलग टॉपिक लेवल्स में आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूं, उससे क्या चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है ना। टॉपिक लेवल देखिए सबसे पहले तो आपको पता होता है क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो एक सेल्फ नरिशिंग होते हैं। सेल्फ नरिशिंग NOURSHING सेल्फ नरिशिंग मतलब जो खुद से अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं हिट्रोट्रॉप्स HETEROTROPHS हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सपोज हर्बीवोर्स भी बोलेंगे, जिन्हें हम हर्बीवोर्स भी बोलेंगे, हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं, या आप इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। कुछ नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हिट्रो का मतलब ही होता है अदर, और ट्राप का मतलब होता है वही नरिश करना। तो मतलब जो खुद से तो नहीं बना सकते बल्कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हिट्रोट्राप्स, ठीक है ना। उसके बाद याद रखिए, देखिए आ जाते हैं फिर से हिट्रोट्राप्स, क्योंकि हिट्रोट्राप्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑलरेडी। में एक पीछे आई थिंक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी और टॉपिक में ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप जाइए और वो वाच कर लीजिए। देखिए हिट्रोट्राप्स की अगर हम बात करें तो हिट्रोट्राप्स में अगर हम देखेंगे तो इसको फर्दर से क्लासीफाई किया गया है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर से हिट्रोट्राफ, फिर से हिट्रोट्राफ, और इसमें आ जाएगा आपका टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है ना। मतलब ये सेकेंडरी जो होंगे ये इनको फीड करेंगे, ये इसको फीड करेगा, और फिर से हिट्रोट्राफ, और फिर से हिट्रोट्राफ, और फिर से आ जाएगा आपका क्वाटरनरी, ठीक है ना। क्वाटरनरी कंज्यूमर जो इसको फीड करेगा। इस क्वाटरनरी में फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमंस आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे, ओमनीवोरस, जो मीट को भी खाते हैं और साथ में आपकी वेजिटेबल्स को भी खाते हों, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या लिखा, ये ह्यूमंस या फिर आपके कॉकरोच वगैरह आगे एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल। मैं एक बार फिर से, ऑटोट्रॉप्स जो सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं फूड को, और ये डिपेंड करते हैं सनलाइट के ऊपर। सनलाइट इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, और सनलाइट की हेल्प से ही अपनी फूड को खुद से बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपके प्लांट्स हो गए। हिट्रोट्राप्स में आल्सो कॉल्ड एज, इनको हम यहाँ पे हर्बीवोरस भी बोलेंगे, मींस दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्राप्स एंड दे आर नॉट कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, बिकॉज ये रिलाई करते हैं इनके ऊपर। देन आगे आपका हिट्रोट्राप्स, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी के ऊपर। हिट्रोट्राप्स, टर्शरी कंज्यूमर, देन क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रॉपिक लेवल फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन के अंदर कहां पे लाई करता है, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू द फूड, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जब भी होती है तो इससे 3 कंसेप्ट जो हैं वो निकलते हैं, और वो तीनों कंसेप्ट ऑलरेडी आई होप कि आपने पढ़े भी होंगे, सुना भी होगा उनके बारे में, ठीक है, और जानते भी होंगे। फर्स्ट कंसेप्ट देखिए, जब भी ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन होती है तो 3 कंसेप्ट्स उसमें से इन्वॉल्व होते हैं। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन, 3 कंसेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। या यू कैन से दैट दिस ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व्स 3 कंसेप्ट, इन्वॉल्व्स 3 concepts. First one is your, my dear student, food chain. Second one is your food web, ठीक है, and third one is your ecological pyramids, PYRAMID pyramids, pyramid या पिरामिड जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फूड चेन की मैंने बात की, देन मैंने फूड वेब की बात की। देखिए नेचर में ना एक्चुअल में कोई फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, सीधी सारी बात। मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ, ठीक है, कि नेचर में कोई फूड चेन जो है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। बिकॉज ये देखिए, पहले मैं आपको सब बता दूंगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको अभी बोला ग्रास, ठीक है। अब इस ग्रास को सपोज ग्रास हॉपर ने खाया, इस ग्रास हॉपर को सपोज लिजर्ड ने खाया, इसको सपोज स्नेक ने खाया, ठीक है, इसको सपोज ईगल ने खा लिया। इसको किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, EAGLE, इसको ईगल ने खा लिया। तो ये जो एक लीनियर सीक्वेंस बन रही है ना, कि फॉर एग्जांपल इसको ग्रास हॉपर ने खाया, देन लिजर्ड ने खाया, देन स्नेक ने खाया, देन ईगल ने खाया, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। इसको क्या बोलेंगे हम, फूड चेन। लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको ये बोला है कि नेचर में कोई फूड चेन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी लीनियर चेन नहीं होती है माय
डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस ग्रास को देखो गोट भी खाएगी, इस ग्रास को देखो शीप भी खा लेगी, इस ग्रास को देखिए आप काऊ भी खा लेगी। तो देखिए मतलब एक ग्रास को बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं। इसको देखिए लिजर्ड आपका, सॉरी हाँ लिजर्ड नहीं खाएगा, लेकिन इसको फॉक्स खा लेगा, सपोज इसको भी फॉक्स खा लेगा, या डॉग की भी बात करते हैं। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाने वाला कोई एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स हैं। दैट इज वाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कोई लीनियर चेन या लीनियर सीक्वेंस या एक फूड चेन तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज़ जस्ट फॉर द रीज़न कि आपको समझाने के मतलब पर्सपेक्टिव से आपको ईजी लगे, उस हिसाब से ये चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं इस मैटर में, ठीक है ना। तो फूड चेन के बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा। क्या होता है फूड चेन, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब लिखना क्या जरूरी है इसमें, फूड चेन देखिए इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि फूड चेन जो होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होता है डिट्राइटस फूड चेन। देखिए फूड चेन जो मैं आपको बता रहा था कि फूड चेन जो है ये हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। कहाँ से वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, PRODUCER, प्रोड्यूसर से, एंड होती है, एंड होती है एट टॉप कॉर्निवोरस, ठीक है ना। ये एंड विद टॉप कॉर्निवोरस, वहाँ पे ये क्या हो जाती है कि एंड हो जाता है, CARNIVORES, टॉप कॉर्निवोरस। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक सिक्वेंस, SEQUENCE, सिक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ठीक है ना, उसी को हम बोलेंगे कॉल्ड एज फूड चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज फूड चेन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है फूड चेन में। एक फूड चेन में आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी टाइप्स जो दोनों हैं, ठीक है ना, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, एक ही पॉइंट पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे फूड चेन में जो आपको फोकस करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। मैं ऑलरेडी 2 बार आपको बना के बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा। तो एक ये एंड होता है एट द टॉप कार्निवोरस, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है इसके रिलेटेड कि ये जो सिक्वेंस है ना ईटन एंड बीइंग ईटन की, मतलब मैंने सपोज किसी को खाया और वो मुझे खाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती रहती है, उसी को हम बोलेंगे फूड चेन। इसकी दो टाइप्स में, एक आ जाएगा आपका ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा आ जाएगा आपका डिट्राइटस, DETRITIUS, डिट्राइटस फूड चेन, ठीक है ना। दो टाइप्स हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की टर्म में। ग्रेजिंग फूड चेन वो होती है जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, जो किससे स्टार्ट होती है, आपकी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। और जो सेकंड आपकी होगी कौन सी, अच्छा सेकंड होगी कौन सी, अच्छा सेकंड होगी आपकी डिट्राइटस फूड चेन, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। उसे हम बोलते हैं कौन सी आपकी, उसको हम बोलेंगे आपकी डिट्राइटस फूड चेन, उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी डिट्राइटस फूड चेन, ठीक है ना। ग्रेजिंग फूड चेन और उसके बाद जो कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है, और डिट्राइटस फूड चेन जो आपकी के डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रही है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए अगर ग्रेजिंग की भी बात करेंगे ना, तो ग्रेजिंग फूड चेन में आपकी दो एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। एक मैं आपको दूंगा टेरेस्ट्रियल में, और एक मैं आपको दूंगा यहाँ पे दे देता हूँ एक्वेटिक में, ठीक है ना, एक मैं आपको दे दूंगा एक्वेटिक में एग्जाम्पल। तो देखिए टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि देखिए प्लांट थे, प्लांट को सपोज किसने खाया, सपोज आपने ग्रास होपर मान लीजिए, ठीक है ना, ग्रास होपर मान लीजिए, ग्रास होपर को किसने खाया, सपोज लिजर्ड ने खाया, किसने खाया, लिजर्ड ने खाया। इस लिजर्ड को किसने सपोज खाया, इसको खाया स्नेक ने। तो देखिए एक ऐसी फूड चेन, मैंने आपको क्या बोला कि ग्रेजिंग वो होती है जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। तो ये देखिए ये यहाँ से प्लांट से स्टार्ट हो रही है। तो काइंड ऑफ फूड चेन विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यू कैन से दैट कि वो आ जाएगा आपका ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपको ये एग्जांपल पता होना चाहिए, दूसरा चलो मैं एक्वेटिक का भी बता देता हूं। एक्वेटिक में देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन से। अब कोई मुझे बताएगा फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ठीक है ना, ये स्टार्ट होती है कहां से, फाइटोप्लैंक्टन से। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन, ZOOPLANKTON, जूप्लैंक्टन। इन जूप्लैंक्टन को कौन खाता है, फिश, कौन खाता है आपका, फिश। इन फिशेस को कौन खाता है, इन फिशेस को खाते हैं सपोज आपके पेलिकन्स, ठीक है ना,
PELICAN, pelican. तो दिस इज द काइंड ऑफ यू कैन से दैट फूड चेन इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम जो फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हो रही है. अब देखिए जो प्लैंक्टन होते हैं, प्लैंक्टन की दो टाइप्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसे यू कैन से दैट कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट इन द सरफेस वाटर. मतलब आपने देखा ओशन का हो, रिवर का हो, लेक्स का हो, पॉन्ड का हो, तो जो ऑर्गेनिज्म उस पानी के सरफेस पे क्या करेंगे कि फ्लोट करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं प्लैंक्टन्स. उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्लैंक्टन्स. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन जिसमें आपके हो गए सपोज एल्गी, ठीक है ना, जो एल्गी आपने देखी है ऑलरेडी, मैं उसके बारे में बहुत सारा बता भी चुका हूं. तो मतलब यू कैन से दैट कि इट इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिन्हें हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, एंड एनिमल्स जिसको हम बोलेंगे जूप्लैंक्टन, जिसको हम क्या बोलेंगे? जूप्लैंक्टन. और एक चीज आपने इन फाइटो प्लैंक्टन के बारे में याद रखना है. प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको मिलेंगे एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर. ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि प्लैंक्टन PLANKTON, प्लैंक्टन क्या होते हैं? इसकी दो टाइप्स होती हैं. प्लैंक्टन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑफ वाटर. ठीक है, इसकी दो टाइप्स हो गई. एक मैंने आपको बताया फाइटोप्लैंक्टन, और एक हो गया आपका सपोज जूप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन में आपका सपोज आ गया आपका एल्गी, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, और इसमें सपोज आ गया आपके सपोज एनिमल्स. ठीक है, इसमें कौन से आ जाएंगे? आपके एनिमल्स. और ये मैंने बताया कि सारे ये फाउंड होते हैं ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्सेप्ट कहां पे? अच्छा, कि स्विफ्ट मूविंग वाटर, स्विफ्ट MOVING मूविंग और वाटर. मतलब जहां पे स्विफ्ट मूविंग वाटर का मतलब कि जहां पे सपोज रिवर वाटर अगर सपोज ओशन में मिल रहा है तो इनफ्लक्स ऑफ वाटर हो रहा है, या जहां पे रिवर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है तो वहां पे ये आपको प्लैंक्टन्स देखने को नहीं मिलेंगे. अदरवाइज यू विल सी दीज प्लैंक्टन आइदर फाइटोप्लैंक्टन और द जूप्लैंक्टन इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो आई हैव डिस्कस्ड ओनली दिस टाइप ऑफ फूड चेन दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, and then these plants are eaten by suppose grasshopper is eaten by the lizard, and then snake. This is called as grazing food chain. I hope ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई. उसके बाद अब मैं आपके सामने इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आई होप ये आपने लिख भी लिया होगा, जो मेजर कंड्यूट, ठीक है ना, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, यू कैन से दैट, एक सेकेंड, ये जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन है, दिस इज योर मेजर कंड्यूट है फॉर एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इको सिस्टम. ये मेजर कंड्यूट का मतलब हो गया कि मतलब जिसके थ्रू सपोज एनर्जी फ्लो करती है. तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन आपने याद रखना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी फ्लो करती है उसका मेन सोर्स आपका जो है वो है आपका ग्रेजिंग फूड चेन. वो कौन सा है? आपका ग्रेजिंग फूड चेन. ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है. और ये जो आपको डिट्राइटस फूड चेन है ना, जैसे ये यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो ये मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो है फॉर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ये चीज आपको बात याद रखनी है. दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है. जैसे मैंने ये आपको बताया कि तो ये तो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है. इसमें दो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं. कौन कौन सी आगे आपकी? एक मैंने आपको बताया था वो जो टेरेस्ट्रियल में जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी मैंने इसमें आपको टेरेस्ट्रियल वाली बताई थी, तो दूसरी मैंने आपको बताई थी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जिसमें प्लैंक्टन की बात की. देन आफ्टर सेकंड मैंने आपको कहा था कि मेजर कंड्यूट फॉर द एनर्जी फ्लो इन दिस इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड दिस वन इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द डिट्राइटस फूड चेन. तो डिट्राइटस फूड चेन की एग्जांपल्स क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल आपका लीटर हो गए, ठीक है ना, लीटर्स हो गए मतलब जो प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह सड़ जाते हैं, ठीक है ना, या गिर जाते हैं, उनको सपोज अर्थवर्म ने खाया, ठीक है. उसके बाद सपोज उसको किसने खाया? चिकन ने खाया, CHICKEN चिकन, और इसको किसने खा लिया? सपोज हाक ने. तो ये देखिए ये एक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? डिट्राइटस फूड चेन. क्या बोलेंगे? डिट्राइटस फूड चेन. दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द डिट्राइटस फूड चेन. ठीक है.
नेक्स्ट देखिए माय स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट फूड चेन हमने कर लिया कवर। उसके बाद आ जाएगा आपका फूड वेब। देखिए फूड वेब कुछ भी नहीं होता, बस जस्ट यू कैन से दैट जैसे आपने फूड चेन पढ़ा वैसे ही फूड वेब भी है। फूड चेन में आपने क्या पढ़ा था कि एक लीनियर सीक्वेंस होती थी, लेकिन उन्हीं सीक्वेंस को सपोज एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, जब इनकी इंटरलिंकिंग होती है उसी को हम बोलेंगे फूड वेब। ठीक है ना, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। और यू कैन से दैट कि एक ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जितने भी यू कैन से दैट कि जितने भी पॉसिबल वे हैं, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, NUTRIENTS, ऑल द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, अमंग द ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। एक पॉइंट इसके लिए आप और भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देखिए अगर इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव्ड, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जी, तो तब देन सक्सीडिंग लिंक ऑफ चेन्स विल बी अफेक्टेड लार्जली, ठीक है ना, विल बी अफेक्टेड लार्जली, ठीक है, कि मतलब अगर आप किसी एक भी फूड चेन को बीच में से जो इंटरमीडिएट वाला होगा उसको रिमूव करोगे तो उसके बाद वाले आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखो ग्रास को किसने खाया था, ग्रास होपर ने, उसको किसने खाया था, लिजर्ड ने, ठीक है, उसको किसने खाया था, स्नेक ने, उसको किसने खाया था, ईगल ने। दिस इज अ सिंगल चेन, लीनियर चेन, इसको हम बोल रहे थे फूड चेन, ठीक है। तो अब सपोज देखिए मैं यहाँ पे ही आपको ग्रास बना रहा हूँ, यहाँ पे इस ग्रास को ग्रास होपर ने भी खाया, इस ग्रास को रैबिट ने भी खाया, इस ग्रास को जनाब मोस ने भी खाया, ठीक है, मोस ने भी खाया। अब इस ग्रास होपर को लिजर्ड ने भी खाया, ठीक है, और अब इस रैबिट को सपोज आपका हाक या आप ईगल आपका खा रहा है और इसको आपका स्नेक खा रहा है और इन सब को जाके ये हाक खा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो चेन आपकी ये वाली होगी, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, एक चेन आपकी ये वाली होगी जो ये स्ट्रेट जा रही है, मतलब ऐसे यहाँ से ये वाली, और एक चेन आपकी ये वाली होगी। तो जब इनका इंटरलिंकिंग हुआ फॉर एग्जांपल इस ग्रास होपर को डायरेक्टली ये हाक भी खा सकता है, इस मोस को भी डायरेक्टली ये हाक खा सकता है, ठीक है ना, इसको भी ये डायरेक्टली खा सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फूड वेब, बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बता दिया। ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने खाया, ये एक फूड चेन हो गई। ग्रास को मोस ने खाया, मोस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, ये भी एक फूड चेन हो गई। ग्रास को इसने खाया, फिर लिजर्ड ने खाया, फिर एक हॉक ने खाया, ये भी फूड चेन हो गई। लेकिन इनका इंटरलिंकिंग, इन तीनों चेन्स का आपस में इंटरलिंकिंग जो हो गया उसको हम बोलेंगे फूड वेब। देखिए वेब का मतलब भी क्या होता है, एक जाल हो गया, ठीक है ना, एक नेट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन से दैट एनर्जी फ्लो, जो मैंने आपको बताया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनर्जी फ्लो मैंने आपको कहा कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, ये हमेशा प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोरस की तरफ जाता है। कभी भी कार्निवोरस से प्रोड्यूसर्स की तरफ जो है एनर्जी फ्लो नहीं करती, हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। जब भी हम एनर्जी फ्लो को पढ़ते हैं तो 3 कंसेप्ट इसमें से यू कैन से दैट के इवॉल्व्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज योर फूड चेन, सेकंड वन इज योर फूड वेब एंड थर्ड वन इज योर इकोलॉजिकल पायरामिड। फूड चेन मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक्चुअल में तो कोई फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, इट इज जस्ट फॉर द मतलब स्टडी पर्पज। यू कैन से दैट कि एक ऑर्गेनिजम्स को जब दूसरा खा रहा है, उसको कोई तीसरा खा रहा है, उसको कोई चौथा खा रहा है, तो एक लीनियर सीक्वेंस जो बन रही है उसको हम बोलेंगे फूड चेन। उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। इसकी 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने ग्रेजिंग फूड चेन और एक पढ़ी थी हमने डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स इसका मेन सोर्स होते हैं, लेकिन डिट्राइटिस फूड चेन में मैंने आपको कहा था कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जहां पे मैंने बात की थी लिटर की। उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन में मैंने आपको बताया था कि जो मेजर मतलब कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो होता है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो होता है वो होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो वहां पे जो होता है वो होता है आपका डिट्राइटस फूड चेन। ये पॉइंट याद रखना, यूपीएससी यहाँ पे पूछेगी क्वेश्चन।
उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फूड वेब बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। अब देखिए सपोज ग्रास को रैबिट खा रहा है, तो अब अगर बीच में से ये रैबिट जो होगा ये रिमूव हो जाएगा तो अब इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली अगर मोस जो होगा ये बीच में से अगर रिमूव हो जाएगा तो स्नेक के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्नेक इसके ऊपर सपोज डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर ग्रास होपर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इस लिजर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यही वाला इसका लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था कि इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट इज रिमूव्ड, इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव्ड देन सक्सीडिंग लेवल जो होगा ऑफ द चेन विल बी इफेक्टेड लार्जली। दिस इज ऑल अबाउट द फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, होम्योस्टेसिस एंड व्हाट यू कैन से दैट द कन्फॉर्मर। अब बचा आपका ये वाला थर्ड, ये मैं कल के लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।